We will start with new chapter today. That is chapter number 3, motion in a plane. Motion in a plane. तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले टू स्टार्ट विथ मोशन को डिफाइन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. So if I ask you, define what is motion, so how will you define what is motion? Motion का मतलब क्या होता है? How will you define motion? Change in position of an object with time. So when an object changes its position with time, it is said to be in motion. For example, all of you are not in motion क्योंकि आपका position with time is not changing. कम से कम इस क्लास खत्म होने तक तो you will not be in motion, you will be at rest. तो motion को define सबसे पहले करेंगे. तो when an object or a particle, when an object changes its position with time, then it is said to be in motion. अब there are total 3 types of motion. एक होता है motion in a straight line, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसका और एक नाम भी है, इसको हम बोलते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. उसमें सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, तो 3 टाइप के मोशन हम देखेंगे. We will study first of all basics of motion in one dimension, मतलब rectilinear motion of an object in a straight line. तो उसके बाद हम देखेंगे what is motion in a plane, and lastly we will see what is motion in 3 dimensions. तो rectilinear motion मतलब क्या है? First of all हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से we have a ball which is changing its position with time. तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद टाइम चेंज होना चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू कैन से दैट इट इज इन मोशन, राइट? देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन सच अ मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. गुड. तो बेसिक छोटे पॉइंट्स हम आगे जाएंगे, तो वी विल सी ऑल द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू मोशन. तो डिफाइन कैसे करते हो? बहुत सिंपल है. हमने मोशन तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. अभी डिफाइन करना है व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with time and moves in a straight line then the motion is said to be rectilinear. यहाँ तक क्लियर? गुड. इज दिस क्लियर? अब ये तो बहुत बेसिक आइडिया हो गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है और मोशन स्ट्रेट लाइन में है, तो देन द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर. बट एडिशनली अगर आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिकल मेथड्स में वेक्टर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर ये हमने डिफाइन किया था. उसमें एक वेक्टर का नाम था पोजीशन वेक्टर. तो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? क्या था पोजीशन वेक्टर? A vector which starts from origin and ends at a particular point. अब बेसिकली द आइडिया इज सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस.
तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे ये कहीं तो होगा, राइट। तो अगर मुझे इसका पोजीशन बताना है तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग एट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मैं तभी भी आपको बताया था जब हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जब हम मोशन सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाई पोजीशन वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, पार्टिकल जब मूव होता है, ऑब्जेक्ट जब मूव होता है, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ आई एम मूविंग, मैं मूव हो रहा हूँ यहाँ पे, करेक्ट। तो अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरा पोजीशन अलग अलग है। सिमिलरली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। कीप दैट इनसाइड नाउ। So at different instants of time, the position of the object is different and hence the position vector is also changing. Good. तो अगर हमारे पास मोशन इन 1D है, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, और अगर आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर हम डिनोट करते हैं आर बार से, याद है, स्मॉल आर बार इज रिजर्व फॉर पोजीशन वेक्टर। if the particle is moving along x direction, तो at a given instant of time उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, हो सकता है 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, सम वैल्यू ऑफ x। तो पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज x I कैप। अगर यही पार्टिकल का मोशन अलोंग y एक्सिस होता तो इसका पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होता, दैट इज y j कैप, राइट। अगर ये मोशन अलोंग z एक्सिस होता तो इसके position vector में होता z k cap. So when a particle moves along a straight line, when the particle performs rectilinear motion, then its position vector has only one component, या तो x I cap या फिर y j cap या फिर z k cap. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज जब मोशन 1D में होता है तो उसके पोजीशन, क्या रखना, उसके पोजीशन वेक्टर में एक सिंगल कंपोनेंट होता है, ओनली वन कंपोनेंट। So when an object performs, when an object moves along a straight line, its position vector has only one component, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, राइट। एग्जाम्पल, आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप और आर बार इक्वल टू वाई जे कैप और आर बार इक्वल टू जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स आई कैप, मोशन अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई जे कैप, मोशन अलोंग जेड एक्सिस है तो जेड के कैप। अब बिकॉज हमको जेई नीट में मोशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए अगर मोशन अलोंग वन लाइन है तो जैसे पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट है, वेलोसिटी का भी एक ही कंपोनेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो वेलोसिटी में सिर्फ vx दिखेगा, एक्स आई कैप पोजीशन वेक्टर तो वेलोसिटी में vx आई कैप। तो एक्सेलरेशन का भी एक ही कंपोनेंट होगा, ax आई कैप। अगर मोशन अलोंग y एक्सिस है तो y j कैप, वेलोसिटी में vy j कैप और एक्सीलरेशन में ay j कैप। मोशन अलोंग z एक्सिस होगा तो पोजीशन वेक्टर z k कैप, राइट, z k कैप। y के साथ j कैप होता है, नॉट आई कैप। x के साथ आई कैप होता है, y के साथ j कैप होता है, z के साथ k कैप होता है। तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट आपको मिलेगा vz k कैप और एक्सेलरेशन मिलेगा az k कैप। गुड, वो हम बाद में देखने ही वाले हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो दिस। तो यहाँ तक क्लियर। तो यू शुड नो कि हम रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन किसको बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा विद टाइम एंड it moves in a straight line and the motion is said to be rectilinear, and for an object
moving in a straight line, it has only one component in its position vector. Good. Depending on the direction of motion. Number two. Number two is motion in a plane. तो हमारा फोकस इस चैप्टर में मैक्सिमम है मोशन इन अ प्लेन, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन मोशन इन अ प्लेन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको 1D मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एंड यू शुड आल्सो नो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। 4 टाइप के स्पीड होते हैं, 4 टाइप की वेलोसिटी होता है और 4 टाइप का एक्सेलरेशन भी होता है। तो अगर आपको मोशन इन अ प्लेन डिटेल में समझना है तो आपको मोशन इन 1D मतलब रेक्टिलिनियर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो मोशन इन अ प्लेन को और एक नाम भी है मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो डेफिनेशन ज्यादा चेंज नहीं होगा, इट्स द सेम थिंग। When an object changes its position with time and moves in a plane, then the motion is said to be motion in a plane या फिर motion in 2 dimensions. Very simple. Definitions are very similar. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। When an object changes its position with time and moves in a plane, then the motion is said to be motion in a plane or motion in 2 dimensions. Moves in a plane, then the motion is said to be motion in 2D, 2 dimensions, or motion in a plane. Example. और याद रखना जितना आपको मोशन अच्छे से समझना होगा उतना ही इमेजिनेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। The more you can imagine, the better will be your understanding of the motion. अगर हमारे पास 1D मोशन है तो 1D motion में object is only moving along a straight line. In 2D motion, it can move anywhere in this plane. X axis, Y axis continuously change होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव हो रहा है तो इसके कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पोजीशन वेक्टर का एक ही कंपोनेंट था, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। इमेजिन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर अगर पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो पोजीशन वेक्टर विल हैव 2 कंपोनेंट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मोशन एक्स जेड प्लेन में है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो इट विल हैव एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अगर मोशन वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन, थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। डन। तो हमारे ऊपर है, किसको भी एक्स बोल सकता हो, मेरी मर्जी। गुड। तो इफ द मोशन इज इन दिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इफ द मोशन इज इन दिस प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। If the motion is here in this plane, y j cap plus z k cap. So remember this. So in this case, position vector of the particle, इस केस में पोजीशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। In this case, position vector of object has 2 components, r1 equal to x I cap plus y j cap, or r bar equal to x I cap plus z k cap, or r bar equal to y j cap plus z k cap, depending on the plane of motion. Depending on the plane of motion. मोशन कौन से प्लेन में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
कौन से दो कंपोनेंट आने वाले हैं, इट विल डिपेंड ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। अब क्योंकि ये मोशन 2D में है तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, या फिर वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप, या फिर वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो इट विल डिपेंड ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। और ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी सिर्फ सिंप्लीफाइड चीजें बता रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल है ये। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, या फिर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये है वेक्टर फॉर्म। अगर मैंने पूछ लिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन जैसे 1D मोशन है, 2D मोशन है, वैसे ही मोशन है 3D। यू में है मोशन इन 3 डायमेंशंस। बेस्ट एग्जाम्पल, 3D मूवी देखने जाते हैं हम लोग, देखा होगा ना 3D मूवी। पहले क्या था, आज से 15-20 साल पहले, यू हैड जस्ट अ स्क्रीन। तो जो भी मूवी आप देखते हो, जो कुछ भी चल रहा है वो स्क्रीन के अंदर ही है, मतलब आप देख रहे हो 2 डायमेंशंस में, राइट। फिर नया कॉन्सेप्ट आया 3D का। तो 3D में एक और डायमेंशन ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ, सम स्पेशल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको एक वो गॉगल पहनने को लगाते हैं। उसमें अगर एक गाड़ी गाड़ी इट इज मूविंग टुवर्ड्स यू ऑन द स्क्रीन, तो आपको एक्चुअली ऐसा लगेगा कि वो आपके पास ही आ रहा है, राइट। होता है ना ऐसा, क्यों? क्योंकि वो अब वो 3D हो गया, मतलब तीसरा डायमेंशन भी ऐड कर दिया, राइट। तो मोशन इन 3D मतलब यहाँ पे भी इस मोशन के 3 कंपोनेंट्स होंगे। डिफाइन कैसे करोगे, सेम, व्हेन द पार्टिकल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड इट मूव्स इन 3 डायमेंशन, लाइक अ क्यूब। जैसे क्लासरूम है, दिस इज लाइक अ क्यूब। 3 डायमेंशन को इमेजिन करने के लिए बेस्ट थिंग इज रूम का कॉर्नर ढूंढो। क्योंकि जैसे रूम का कॉर्नर देखोगे तो रूम के कॉर्नर में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, दिखता है ऐसा कुछ। तीन तीन अलग अलग डायरेक्शन, 1 डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन। So the best example to imagine 3D motion is motion of an object inside a room itself. तो पहला क्या था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था, या तो एक्स के अलॉन्ग, या फिर वाई के अलॉन्ग, या फिर जेड के अलॉन्ग। फिर क्या था, इट वाज मूविंग इन अ प्लेन। तो इन अ प्लेन, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड। नाउ नाउ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है which is moving anywhere in this volume। तो इसका एक साथ 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, एक्स वाई एंड जेड। सच अ मोशन इज सेड टू बी मोशन इन 3D। इसको मोशन इन अ क्यूब भी बोलते हैं वैसे, क्योंकि क्यूब इज 3D। तो सेम सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस। तो जैसे हमने 1D मोशन डिफाइन किया, जैसे हमने 2D मोशन डिफाइन किया, वैसे हम 3D मोशन भी डिफाइन कर लेंगे। तो व्हेन an object changes its position with time and moves in a cube in 3 dimensions, then the motion is said to be 3 dimensional, right? Moves in a cube or in 3 dimensions, then the motion is said to be 3 dimensional. So motion is 3 dimensional। जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था तो पोजीशन वेक्टर का एक ही कंपोनेंट था। जब मोशन इन अ प्लेन हुआ तो पोजीशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट हुए। जब मोशन 3D में होगा तो पोजीशन वेक्टर के कितने कंपोनेंट होंगे, 3। तो इन दिस केस पोजीशन वेक्टर हैज 3 components, r bar equal to x I cap plus y j cap plus z k cap। ये ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे बोलना नहीं पड़ता ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। 3D तो 3D है। 3D में ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आएगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा, तीनों ही आएंगे।
तो डजंट मैटर, इट इज सो सिंपल, तीनों आएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स वी वाई वी जेड। एक्सेलरेशन के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। नाउ द क्लियर, गुड। तो याद रखना अब ये 1D 2D एंड 3D। एज आई टोल्ड यू, हमारा फोकस इस चैप्टर में एक्चुअली होना चाहिए मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ प्लेन, बट मोशन इन अ प्लेन के लिए पहले हमारे मोशन इन 1D के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कॉन्सेप्ट रेक्टिलिनियर मोशन में व्हाट यू लर्न इज डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, मैथमेटिकल मेथड्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? हाँ, a physical quantity which can be completely described by magnitude alone is called as scalar quantity, and a physical quantity which requires both magnitude as well as direction for its complete description is called as vector quantity. Good. तो 1D मोशन से रिलेटेड सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड का और एक नाम है पाथ लेंथ, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार वापस से हमको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल लेवल फिजिक्स नहीं है अब। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों सिमिलर टाइप के क्वांटिटीज है, लेकिन दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। एक में मैग्नीट्यूड है सिर्फ, एक में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ये तब आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक्स पता होंगे। तो नाउ टू स्टार्ट विद बेसिक्स, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे। वी विल टेक एक्सट्रीमली सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। रिमेंबर दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी अलोंग वाई एक्सिस आल्सो, ये जेड एक्सिस भी हो सकता है। मैं नॉर्मली एक्स एक्सिस के मोड में रहता हूँ, इट बिकम्स इजी फॉर मी टू शो ऑन दिस बोर्ड, दैट इज वाई मैं हमेशा प्रेफर करूंगा एक्स एक्सिस। नाउ इमेजिन, सबसे पहले मोशन का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, राइट? तो अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 पे पार्टिकल का पोजीशन अगर x1 है, तो दूसरे टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन x1 नहीं होगा। एट सम अदर टाइम इंस्टेंट t2 the particle's position will be something else. Let us call this as x2. Clear, right? So to start off with, consider an object or particle which is moving along a straight line. So let us consider an object moving in a straight line. अब ये स्ट्रेट लाइन मैं बता नहीं रहा हूँ ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है जेड एक्सिस है, लेकिन मैंने दिखा दिया यहाँ पे x1 x2 लिखा मतलब एक्स एक्सिस है, राइट? y1 लिखेंगे मतलब मोशन अलोंग वाई एक्सिस। सो लेट अस से जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है, उसका टाइम इंस्टेंट है t1, पोजीशन है x1, एंड एट अनदर टाइम इंस्टेंट t2 particle is at point B and the position is x2. Remember this. So, अब let मैं ये सब ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। let the particle be at point A at time t1 at time t1 at a position x1 at a position x1
या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेट द पोजीशन वेक्टर, अभी पोजीशन वेक्टर क्यों, क्योंकि वेक्टर है वो, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, लेट x1 bar be its position vector at time t1. ज्यादा क्लियर? हमारे पास एक पार्टिकल था, उसका पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है। पार्टिकल का पोजीशन विद टाइम चेंज होना मतलब t1 टाइम पे कहीं और था, कहाँ था, ए पॉइंट पे था। ए पॉइंट का पोजीशन है x1, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा x1 बार, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड एट द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, x1 बार। अब क्योंकि पार्टिकल मोशन में है, तो वो हमेशा तो वहां रुकने वाला है नहीं, पोजीशन चेंज होगा। तो दूसरे टाइम इंस्टेंट पे, t2 टाइम इंस्टेंट पे, ये नए पॉइंट पे पहुंच गया, बी पे। इस बी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है x2, तो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा x2 बार। वही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, let the particle be at point A at time t1, let x1 bar be its position vector at time t1. Similarly, the particle, the object is at point B at time t2. At time t2, let x2 bar be its position vector, at time t2. ज्यादा क्लियर, राइट? तो कम से कम इतना बेसिक पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है, हमको डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ डिफाइन करना है, हमको स्पीड, हमको वेलोसिटी डिफाइन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तब डिफाइन कर सकते हो जब आपके पास कम से कम दो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल के पोजीशन की इंफॉर्मेशन हो तब। तो टू स्टार्ट विथ, एक पार्टिकल अज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, जो मूव हो रहा है टाइम t1 पे ए पोजीशन पे, पॉइंट पे था, पोजीशन वेक्टर x1 था, टाइम t2 पे बी पॉइंट पे था, पोजीशन वेक्टर x2 बार था। तो पहला बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए, हम या तो एस बार यूज करते हैं या फिर हम डेल्टा एक्स बार यूज करते हैं। एस बार ये जनरल नोटेशन है, अब ये जो नोटेशन है ये एस बार इज जनरल नोटेशन। देन जनरल क्यों, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, कैन बी अलोंग वाई एक्सिस, कैन बी अलोंग जेड एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स कब लिखोगे, जब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा। डेल्टा वाई कब लिखोगे, जब मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा। डेल्टा जेड कब लिखोगे, जब मोशन अलोंग जेड एक्सिस होगा। अगर हमको जनरल नोटेशन यूज करना है तो वी विल जस्ट यूज एस बार। अब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। तो द थिंग इज, पहले ये ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पे टाइम t1 पे, पोजीशन वेक्टर था x1। फिर ये सेम पार्टिकल टाइम t2 पे कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, पोजीशन वेक्टर क्या है, x2। व्हाट हैज चेंज्ड, क्या चेंज हुआ, पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं द डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस। द डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट two different instants of time is defined as displacement. तो displacement मतलब क्या, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। तो इट इज डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन है,
ऐसा ही क्यों, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, यू कैन नॉट से कि ऐसा ही क्यों, डेफिनेशन है वो। तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the difference in the position vector, difference in the position vectors of the particle, of the object at two different time instances, at two different time instances, t1 and t2, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो दो अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर एस बार या फिर डेल्टा एक्स बार इट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और दो वेक्टर को आप सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर दोनों को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो, दिस टाइम यू आर नॉट एडिंग दीज टू, क्योंकि हमको इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं चाहिए, हमको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। अगर ऐड करते तो x2 बार प्लस x1 बार, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो x2 बार माइनस x1 बार इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड एंडिंग एट फाइनल पोजीशन। x2 में से x1 को मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, a से b तक का, राइट। तो x2 बार माइनस x1 बार, ख्याल रखना। तो डिस्प्लेसमेंट is a vector starting from the initial position and ending at final position। इस स्थिति में फिट कर लो, ये x2 बार माइनस x1 बार है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्यों, गोइंग बैक टू वेक्टर्स, मैंने वेक्टर में भी बताया था आपको, अगर आपको a से b तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हमने क्या लिखा था, b बार माइनस a बार फाइनल पोजीशन वेक्टर। और मैंने बताया था कि a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल a बार से डिनोट करते हैं, b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल b बार से डिनोट करते हैं। पार्टिकल कहां से कहां गया, पार्टिकल a से b गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, b बार माइनस a बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। गुड, यहाँ तक क्लियर। गुड, अभी बहुत बेसिक चीज है, लगता बहुत बेसिक है भी बेसिक, बट अगेन इंक्रीज योर लेवल ऑफ इमेजिनेशन। डिस्प्लेसमेंट आपने बोला इट इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, देखो लुक, पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से बी, डिस्प्लेसमेंट क्या आया, x2 बार माइनस x1 बार। तो पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन है x एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, x एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइन ऑफ मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड, displacement is directed in the line of motion of object, in the line of motion of object। now to clear, good। then SI unit, meter, dimensions L raised to 1। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो SI unit अभी मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज SI यूनिट मीटर एंड डायमेंशन L रेज़ टू 1। हमको पता है इट हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो हमको पता है SI यूनिट इज मीटर एंड डायमेंशंस आर ऑफ लेंथ, डायमेंशंस आर ऑफ लेंथ। यहाँ तक क्लियर, गुड गुड। तो अब रह क्या गया, समथिंग इज लेफ्ट, एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल आप आपके हिसाब से बना के बता सकते हो, आपको जैसा पसंद है आप वैसा बता सकते हो। इमेजिन वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट 3 मीटर along x एक्सिस एट टाइम t1। तो x1 क्या आएगा, x1 बार क्या आएगा, 3i कैप, क्योंकि along x एक्सिस था। The particle is in motion and it is at
a position 10 meter along x axis at time t2, तो x2 बार क्या आएगा 10 i cap, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा 7 i cap, तो 10 i cap minus 3 i cap that is equal to 7 i cap. x1 में i cap, x2 में i cap, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी i cap, तो hence prove the direction of displacement is same as that of line of motion, right? तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट द पार्टिकल इज एट 3 meter in x direction at time t1, it is at 8 meter at t2 along x direction. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है 3 i cap, x1 बार, x2 बार है 8 i cap, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 8 i cap minus 3 i cap that is 5 i cap. देन ये था पहला बेसिक आइडिया. Now second is path length. पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस कवर्ड भी बोलते हो, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, पाथ लेंथ. So how do you define what is path length? What is path length? It is the actual distance covered by the particle during its motion. इसका मतलब, और इसमें और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल. तो जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल लोगे उतना ही ज्यादा समझेगा. सपोज मेरे पास 3 पॉइंट है, 3, लेट अस से 8, लेट अस से 10. पार्टिकल इनिशियली था 3 पे, वो गया 10 पे, आ गया 8 पे. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 5 i cap. व्हाट इज फाइनल पोजीशन? 8. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? 8 i cap. इनिशियल पोजीशन क्या था? 3. तो x1 बार क्या है? 3 i cap. x2 बार क्या है? 8 i cap. तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 i cap माइनस, मतलब कितना? 5 i cap. लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? 3 से गया 10 पे, कितना मीटर कवर किया? 7 मीटर. वापस आया यहाँ पे और कितना कवर किया? 2 मीटर. तो 7 + 2 9. So distance covered is, actual distance covered is 9 meter, but the displacement is still 5. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ देखा कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है. So that is the basic difference between path length and displacement. Good. So it is the actual distance covered by the particle, by the object. What happens? By the particle or by the object during its motion. During its motion. Okay. सिंपल. थोड़ा सा डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो, हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है. So maybe notes में थोड़ा सा अलग होगा. So doesn't make any difference. It is the actual distance covered, ठीक है. It is the actual path covered by the particle during its motion. तब that's the same thing. Then अब इसके आगे, जैसे यहाँ पे आपने बोला था, क्या बोला था यहाँ पे आपने? ऐसा यूनिट इज मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट इज मीटर. डायमेंशंस ऑफ लेंथ, इसमें भी डायमेंशंस ऑफ लेंथ. Then one example अभी मैंने बताया. Imagine the particle was initially at a position of 3 meter along x-axis. It then goes to 10 meter and comes back to 8 meter. 3 से गया 10, 7, वापस आया 8 और 2, तो 9 meter. So distance is 9 meter, but displacement is 5 या whatever it is, जो भी फाइनल आंसर आएगा 8 - 3 5 i cap. तो वो एग्जाम्पल अभी आप ही लिखोगे. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट. What is the difference? Displacement is a vector quantity and distance या path length is a scalar quantity. Then अब displacement और distance सेम कब होता है? ये जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे जेई नीट का आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम कब होता है? कब होता है? When the particle continuously moves in same direction. अभी मैंने क्या बताया? 3 मीटर से स्टार्ट होके 10 पे गया, वापस कहाँ पे आया? 8 पे. तो मोशन
का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जब मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया था 5 और डिस्टेंस आया था 9। बट रिमेंबर, इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है जो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम ऑलवेज। तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में एक बार क्वेश्चन आया है ये। व्हेन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड distance covered are same, under what condition? So under what condition? The direction of motion of a particle always remains same. Good, we will solve that question also, हम देखेंगे। Next important thing is speed. देखो, remember this, जब आप मोशन का स्टडी करते हो ना तो हमेशा एक कनेक्शन आपको बना के रखना पड़ेगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली इमेजिन मोशन। अब आपने बोला मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम, करेक्ट? तो टाइम के साथ पोजिशन भी चेंज होता है, राइट? अब क्वेश्चन आया, आई हैव अ क्वेश्चन, हमने तो बोल दिया विथ टाइम पोजिशन इज चेंजिंग। एक सेकेंड में कितना पोजिशन का चेंज है? दैट इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी। अगर आप डायरेक्शन कंसिडर करोगे तो वेलोसिटी, नहीं करोगे तो स्पीड। तो डिफाइन कैसे करेंगे? दो तरीके डिफाइन करने के। स्पीड डिफाइन करने के दो मेथड्स है। नंबर वन, इट इज द रेशो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम। लेकिन कौन सा टाइम? ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। हो सकता है पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, बाद में उसने मोशन स्टार्ट किया। तो जब मोशन स्टार्ट किया वहां से टाइम मेजर करना है हमको। तो स्पीड डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे? इट इज द रेशो ऑफ, आपको तो पता ही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस से क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? पाथ लेंथ। और अपॉन टाइम को क्या बोल रहा हूँ? टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। टोटल टाइम नहीं चलेगा यहाँ पे, टोटल टाइम बोलोगे तो टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास के बाद आप चलना स्टार्ट करोगे, फिर अगली क्लास तक जाते जाते डिस्टेंस कवर करोगे। तो स्पीड विल बी दैट डिस्टेंस अपॉन द टाइम फॉर विच यू वर इन मोशन। मैं आपका मोशन 7:30 से तो मेजर नहीं कर सकता ना 7:30, क्योंकि 7:30 को तो आप यहाँ पे बैठे हो, रेस्ट पे हो, यू आर नॉट इन मोशन। तो स्पीड डिफाइन करने के लिए या वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं, मोशन टाइम से डिवाइड करते हैं ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। तो स्पीड का पहला डेफिनेशन है, इट इज द रेशो, it is the ratio of path length, मतलब total distance covered, path length to that of, it is the ratio of path length to that of time during which the motion takes place. Good. Then or the time rate of change of distance. टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना ये, जहां पे भी टाइम रेट ऑफ चेंज हो मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिनोमिनेटर में कौन है? टाइम। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, दोनों सेम ही बात है। फिजिक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? डिस्टेंस, ऑफ डिस्टेंस। फिर अगर आपको श्योर होना है कि हम सही लिख रहे हैं तो विथ टाइम लिख दो, विथ टाइम, डिनोमिनेटर में टाइम है, इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज स्पीड। इसके दो तीन डेफिनेशन बनते हैं। आप ऐसा ही बोल सकते हो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम स्पीड। तो ऐसा नोट्स में भी कुछ तो थोड़ा अलग होगा, तो समझ लेना इज द सेम थिंग। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, वही है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड। द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज डिफाइंड एज स्पीड। यहाँ तक क्लियर हो? मैं लिखूंगा नहीं, दैट यू विल मेक श्योर टू रीड। अब इसके भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1,
ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नंबर 2, SI यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड. Dimensions, dimensions of speed L1 T minus 1. Last and the most important is types of speed. So there are different types of speed: uniform, non-uniform, average, and instantaneous. Types of speed. उसमें सबसे पहला टाइप यूनिफॉर्म स्पीड. What do you mean by uniform speed? Equal distances in equal intervals of time. देखो सबसे पहले स्पीड का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और दूसरा मोशन को इमेजिन अच्छे से करना पड़ेगा. मोशन में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, एक सेकेंड में जितना भी पोजीशन चेंज होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, उसको आप बोलोगे स्पीड. अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है कि हर एक सेकेंड में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, then the speed is said to be uniform speed. So when an object covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with uniform speed. For example, there is an object जो हर 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर करता है, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर. करेक्ट, राइट? तो द पार्टिकल कवर्स 2 मीटर इन ईच सेकेंड. तो हर बार वो 1 सेकेंड में 2 मीटर ही कवर करता जाएगा. मतलब उसका स्पीड आप कहीं पे भी मेजर करो, किसी भी पॉइंट पे मेजर करो, x इक्वल टू 1 मीटर पे करो, x इक्वल टू 100 मीटर पे करो, x इक्वल टू 1000 मीटर पे करो, हर बार स्पीड क्या मिलेगा? सेम. And the quantity which is same everywhere is said to be uniform. That is why the name comes from there. Uniform मतलब same everywhere. तो define कैसे करेंगे? When an object covers equal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with uniform speed. Clear? Good. Then what will be non-uniform speed? Unequal distances in equal intervals of time. No, not unequal, equal intervals of time. For example, imagine पहले 1 सेकंड में पार्टिकल ने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसका स्पीड इज चेंजिंग. तो ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब द स्पीड इज नॉट सेम एवरीवेयर. तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है, किसी टाइम इंस्टेंट पे 0 मीटर कवर किया, मतलब पार्टिकल रुक गया, इट इज एट रेस्ट, राइट? तो पार्टिकल इज एट रेस्ट. ऐसा मोशन हम 12th में सीखेंगे. यू विल सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यू विल सी देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन. वो कभी रेस्ट पे होता है, कभी उसका स्पीड मैक्सिमम हो जाता है, कभी उसका स्पीड कम हो जाता है. तो वी विल सी ऑल दिस. तो व्हेन अ पार्टिकल covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with non-uniform speed.
गुड। देन एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या है? तो पहले एवरेज स्पीड समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज एनी वन ऑफ यू नो हाउ फॉर इज योर हाउस फ्रॉम हियर रफली? ओके, 3 किलोमीटर्स। कितने स्पीड से आते हो? चलो मैं आपको कैलकुलेट कर कहता हूँ स्पीड। कितना टाइम लगता है आने में? 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। 3 किलोमीटर्स एंड 10 मिनट्स, तो 3/10 किलोमीटर पर मिनट। व्हाट इज 3/10? 0.3। मतलब यू आर कवरिंग 0.3 किलोमीटर पर मिनट, राइट? इसलिए एवरेज क्यों है? इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम में डिवाइड कर दिया। बट इन रियलिटी तुम कहीं पे बीच में रुकते भी हो, करेक्ट? इसका मतलब ये होता है कि उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका स्पीड 0 था। तो एवरेज में हम अभी फॉर एग्जांपल सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू मुंबई, द डिस्टेंस इज रफली इट इज अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स। मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, 400 किलोमीटर्स, राइट? हम यहाँ से निकले सुबह 7 बजे और शाम के 12 बजे वहां पे पहुंचे। मैं एवरेज थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं शाम के 5 मान लेता हूँ। सुबह 7 से शाम के 5 तक 10 घंटे होते हैं। हाउ मेनी? 10 hours. Total distance is 400 kilometers. Total time is 10 hours. What is speed? 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? इसमें हमने बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर ही नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, हम घर से निकले होंगे, थोड़ा स्लो गए होंगे क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है। फिर हम हाईवे पे गए, टोल आया, टोल पे रुकना पड़ा, मे भी बहुत बड़ा लाइन था। फिर हाईवे आया, हम 80-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी थे। फिर भूख लगी थी, कहीं खाने के लिए भी रुके होंगे। तो एवरेज इज जस्ट एवरेज, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, मोशन के बीच में क्या हुआ वी डोंट केयर। स्पीड ब्रेकर भी तो आता है, वी जस्ट स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक मारा होगा, गाड़ी में फ्यूल खत्म हुआ होगा तो फ्यूल स्टेशन पे भी रुके होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हमें देखते नहीं है। तो एवरेज स्पीड इट इज जस्ट the total distance covered upon total time during which the motion takes place. So it is the ratio of total distance covered, if a total path length to that of total time during which the motion takes place, अब याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज स्पीड है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो दोनों का नोटेशन अलग अलग यूज करते हैं हम लोग। हम जब एवरेज स्पीड मेंशन करते हैं तो वी एवरेज विदाउट अ वेक्टर, अगर आपने वेक्टर डाल दिया तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने पहले मेंशन किया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी बोल सकते हो, where x means the motion is along x axis, right? डेल्टा मतलब टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा नोटेशन यूज करते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा इज स्ट्रिक्टली यूज टू रिप्रेजेंट एवरेज। तो रिमेंबर दिस, नोट्स में भी मैंने डेल्टा ही लिखा होगा, लेकिन सम बुक्स टेंड डू समथिंग एल्स। वहां पे डेल्टा एस लिखा है, मैंने अभी बताया डेल्टा एस, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई। अब एस क्यों लिखते हैं? एक्स इज द जनरल नोटेशन। मोशन मैंने मेंशन नहीं किया ना, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है क्या? नहीं किया। अलॉन्ग वाई एक्सिस है क्या? नहीं किया। अलॉन्ग जेड एक्सिस है? नहीं किया। तो मोशन अलॉन्ग कोई भी एक्सिस होगा तो जनरली हम लिखते हैं इसको डेल्टा एस। एस इज जनरल नोटेशन। क्लियर? अब last type is instantaneous speed. Instantaneous,
अब ये इंस्टेंट, ये तो इतनी जगह पे हम सुनते हैं, बहुत जगह पे सुनते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या सुना है ऐसा इंस्टेंट वर्ड? अभी तो बोला मैंने, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 the position is x1, at another instant of time t2 position is x2. इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मुंबई जाते वक्त सुबह 7 बजे निकले थे, शाम के 5 बजे पहुंचे थे, बीच में दोपहर के 12 भी हुए थे, और 12 बजे गाड़ी चलाते चलाते सडनली स्पीडोमीटर पे ध्यान गया और गाड़ी का स्पीड बता रहा है 100 किलोमीटर पर आवर। एवरेज कितना था आपका? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 12 बजे जब हाईवे पे थे, ट्रैफिक नहीं था, तब आपके गाड़ी का स्पीड कितना था? 100 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर सेकेंड में, राइट। 12 और 12 बज के 1 सेकेंड के बीच वो जो 1 सेकेंड है, दैट इज 1 इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसमें स्पीड कितना था? 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। मे बी उससे पहले कम था, उससे पहले होगा 95, मे बी उसके बाद 102 पे चले गए, विच इज ऑफकोर्स आउट ऑफ स्पीड लिमिट, इतना चलता नहीं है लेकिन गए। गुड। तो रिमेंबर दिस, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is the speed of an object at a given instant of time, at a given instant of time। और एक चीज याद रखना, नॉर्मली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हम जब थ्योरी में स्पीड ये वर्ड यूज करते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तो ना वो एवरेज स्पीड नहीं होता है। व्हेन यू से द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 3 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। उसके पहले उसके बाद क्या था? वी डोंट नो, वी डोंट नो। मे भी बोल सकते हैं कि देखो आप यूज करते हो ना, याद है कि आपको फॉर्मूला याद है? डू यू रिमेम्बर दिस? v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम होता है, अ पार्टिकल मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड has an acceleration of 5 meter per second square. What is the speed of the particle after 10 seconds? पहले कितना था? 2। ए कितना है? 5। टी कितना है? 10। तो 15 और 2 कितना? 17। तो फाइनल स्पीड कितना है? 17 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, 52 whatever it is, चलो 52 मीटर पर सेकेंड। द आइडिया इज दिस कि इनिशियल इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। इंस्टेंटेनियस है वो, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इनिशियल बोला तो नॉर्मली क्या लेते हो? t इक्वल टू 0। तो इनिशियली स्पीड कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उस इंस्टेंट पे कितना था? 52 मीटर पर सेकेंड। तो फिजिक्स में हम जब जब सिर्फ स्पीड लिखेंगे, तो सिर्फ स्पीड लिखना मतलब कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस। तो in general when we mention speed anywhere, that will be instantaneous speed। अब नोटेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल है, उसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। ये एवरेज था तो क्या लिखा? वी एवरेज। वी एवरेज कैसे लिखा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे लिखेंगे डी एस बाई डी टी, ये नोटेशन। अभी डी एस बाई डी टी क्यों लिखते हैं? तो ये आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, जिसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस? सुना है लिमिट्स? ओह, just two of you. Limits, what do you mean by limits? Value of a physical quantity at a given particular instant of time। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लिमिट्स का बता देता हूँ, जितना समझे उतना रखना साथ में, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे पार्ट ऑफ नोटेशन है। रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डी एस बाई डी टी से डिनोट करते हैं, और एवरेज को डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से। लेकिन ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी डी एस बाई डी टी कैसे बन गया? तो वो आता है लिमिट से।
गुड। अब लिमिट्स को लिखने का तरीका, उसको रीड करने का तरीका, लिमिट ऑफ डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये जो एरो हेड है ना, इस एरो को रीड करते हैं टेंड्स टू, मतलब डेल्टा टी इज गोइंग टू जीरो। आपको यहाँ पे लिमिट समझने के लिए कुछ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम डिफरेंस इज बिकमिंग जीरो, मतलब टू इंस्टेंट ऑफ टाइम आर बिकमिंग द सेम। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, जीरो। दोनों का डिफरेंस जीरो होना मतलब टी टू और टी वन की वैल्यू क्या हो रही है, सेम। अब इमेजिन सपोज मेरे पास दो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम थे, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड्स। मेरे पास पार्टिकल का स्पीड का वैल्यू है 2 सेकेंड पे। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, समझने में ज्यादा इजी होगा। लेट अस से 10 सेकेंड्स, और मेरे पास पार्टिकल के स्पीड का वैल्यू है कब, 10 सेकेंड्स पे। अब ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं, मुझे पार्टिकल का स्पीड 5 सेकेंड पे ही पता करना है। कितने सेकंड में पता करना है, 5 सेकेंड। ये टाइम का इंस्टेंट क्या था, t1, ये टाइम का इंस्टेंट क्या है, t2, राइट। हमको, हमारे पास इंफॉर्मेशन कब था, 2 सेकेंड पे, और कब था, 10 सेकेंड पे। हमको कब पता करना है, टाइम इंटरवल कितना है, 10 - 2, क्योंकि t2 कितना है 10 और t1 कितना है 2, तो टाइम इंटरवल कितना है 8, राइट। टोटल टाइम इंटरवल कितना है 8। लेकिन अगर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब हमको 5वें सेकेंड पर ही चाहिए, तो जो डेल्टा टी है इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो। मतलब टाइम डिफरेंस क्या करना है हमको, जीरो। पहली बार थोड़ा सा बाउंसर जाएगा ये, क्योंकि अभी तक आपका मैथ्स में हुआ नहीं, तो हो जाएगा जब समझ में आएगा आपको। लुक, हमको कब स्पीड फाइंड करना है, 5th सेकेंड पे। कब कब पता है, 2 और 10 पे। फिर हम क्या करते हैं, 3 सेकेंड पे मेजर करते हैं और 9 सेकेंड पे मेजर करते हैं, फिर 4 सेकेंड में मेजर करते हैं, और यहाँ पे समझ लो 6 सेकेंड में मेजर करते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप T1 को कहाँ लेके जा रहे हो, 5 की तरफ, आप T2 को कहाँ लेके जा रहे हो, 5 की तरफ। मतलब आप कर क्या रहे हो, आप T1 और T2 को सेम करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब टाइम इंटरवल को क्या करते जा रहे हो, स्मॉल 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 स्मॉल। कब तक स्मॉल, जब तक टाइम 5 सेकेंड नहीं होता, जब तक दोनों टाइम का डिफरेंस जीरो नहीं होता, राइट। इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का एक और मतलब होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। तो टेंड्स टू मतलब टाइम डिफरेंस छोटा 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 होते जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। मतलब आप राइट साइड से, ये भी आएगा आगे, लिमिट फ्रॉम द राइट, लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी पढ़ोगे आगे जाके। अभी से समझ लो, कम से कम तब याद आएगा, हाँ ऐसा कुछ हमने देखा था। लोग, हाँ, फाइन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। मजा तो तब आता है जब समझ में आए। थ्योरी तो कोई भी बता देगा आपको, समझ लो इसको। देखो, टेंस टू जीरो मतलब टाइम डिफरेंस कैन बी वेरी स्मॉल बट कैनॉट बी जीरो। जीरो होता तो फिर मैं टेंस टू जीरो क्यों लिखता, मैं एरो हेड को दिखाता, मैं इक्वल टू जीरो लिख देता ना वहां पे। इसका मतलब ये, आप 5 सेकंड तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप यहाँ से इस साइड से 4.99 तक आ जाओगे, 4.999 तक भी आ जाओगे, और उस साइड से 5.01 तक आ जाओगे। तो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे 4.99 तक पहुंच गए, यहाँ से हम लोग 5.01 तक पहुंच गए। तो टाइम डिफरेंस हो गया वेरी स्मॉल, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। T2 कितना है, 5.01, T1 कितना आ गया, 4.99। व्हाट इज डेल्टा टी, 0.02। इज इट जीरो, नहीं इट इज नॉट जीरो। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू मतलब टाइम डिफरेंस स्मॉल 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 करते गए। टाइम डिफरेंस को आप अप्रोक्सीमेटली जीरो कर लोगे, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं करोगे। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करने के लिए टाइम डिफरेंस हमको बहुत लेना पड़ता है स्मॉल।
तो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब टाइम डिफरेंस जीरो होगा तो हमारे पास दो इंस्टेंसेस है ही नहीं, हमारे पास कितना इंस्टेंस है, एक सिंगल। तो दैट इज व्हाई वी से ना इंस्टंटेनियस, उस ही टाइम पे, ना उससे पहले ना उसके बाद में। तो एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन, इंस्टंटेनियस स्पीड will be denoted as ds by dt या फिर लिमिट ऑफ डेल्टा s by डेल्टा t। लेकिन डेल्टा s by डेल्टा t कौन था, अरे कौन था ये, कौन था एवरेज। इसका मतलब एवरेज स्पीड का लिमिट लोगे तो क्या मिलेगा, इंस्टंटेनियस स्पीड। तो इंस्टंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखते हैं उसको। इंस्टंटेनियस स्पीड का और एक डेफिनेशन है, इंस्टंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो सो फार ओवरऑल आज का समरी इज दिस, घर पे जाके रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो गए सब, क्या सीखा था कुछ याद ही नहीं आता है। मोशन इन वन सेंटेंस, व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, change in position with time and the particle moves in a straight line. What is motion in a plane? Change in position with time and the particle moves in 2 dimensions in a plane, right? What is motion in 3 dimensions? Change in position and the particle moves in 3 dimensions. Good. Now that's clear. इसके बाद हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने रेक्टिलिनियर मोशन पे फोकस किया। पहले रेक्टिलिनियर मोशन के कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, 10th तक आपने सीखा है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The difference in the position vector of an object at 2 different instants of time. पहले टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर था x1 बार, दूसरे पे था x2 बार। तो डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर मतलब x2 बार माइनस x1 बार। व्हाट इज पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, राइट? जितने टाइम में मोशन था उतने टाइम में जितना भी टोटल पाथ कवर किया, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। देन व्हाट इज स्पीड? The ratio of path length to that of time during which the motion takes place. 4 types of speed. Number 1, uniform speed. What is uniform speed? When a particle covers equal distances in equal intervals of time. What is non-uniform speed? When a particle covers unequal distances in equal intervals of time. What is average speed? Total distance covered by a particle during time of motion. So total distance by total time, मतलब path length upon time during which the motion takes place is average speed. What is instantaneous speed? The value of speed at a particular instant of time is called as instantaneous speed. For example, मैंने आपको अभी example बताया, the motion of a car from this city to Mumbai 400 kilometers in 10 hours, that is 40 kilometers per hour, that is average speed. But if you check, 7 बजे चालू हुआ था, 5 बजे पहुंचा, exactly 12 बजे उसका स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड कितना है 40, इंस्टेंटेनियस कितना था 100। गुड। तो बाकी का हम देखेंगे अब इन द नेक्स्ट सेशन।